नमस्कार दोस्तों, जी के टूटन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आपको महिला और बाल अपराध से संबंधित जो भी प्रावधान हैं उनके विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। राजस्थान पुलिस के सिलेबस में महिला और बाल अपराध से संबंधित एक टॉपिक अलग से दे रखा है दोस्तों, और ये लगभग 10 प्रश्न आएंगे, लगभग 5 नंबर के या 5 प्रश्न 10 नंबर के, ऐसा टारगेट आपको किया जाएगा। और 10 नंबर का पेपर आता है और 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत जो भी कंटेंट होगा, जो भी व्यवस्थाएं होंगी, वो आपकी सारी आपको बताई जाएंगी। जहां तक प्रयास होगा, ये किया जाएगा प्रयास कि जो आपको यहां से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसी में से ही लगभग आपको प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। महिला बाल अपराध से संबंधित प्रावधानों को यदि देखें तो महिला और बालकों से संबंधित संवैधानिक उपबंध देखते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा महिला एवं बच्चों के लिए या बालकों के लिए क्या क्या प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए हैं, या संविधान के द्वारा उन्हें क्या क्या व्यवस्थाएं संविधान के मूल में दी गई हैं। पहले उन विषयों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि बालकों से संबंधित जो अपराध हैं, अपराध क्या होता है, कैसे होता है, आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध की व्याख्या की गई है। इन सारे विषयों पर चर्चा करने से पहले संवैधानिक उपबंध देखते हैं महिला और बालकों के लिए। सबसे पहले दोस्तों मौलिक अधिकारों के विषय में देखते हैं। मौलिक अधिकार, अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार उसे कहते हैं कि वे व्यवस्थाएं जिन्हें समाज ने स्वीकार किया और राज्य के द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जाता है, उसे ही अपन अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा हमें प्रदान की गई वे व्यवस्थाएं हैं कि जिनमें रहकर के व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होता है। ये मौलिक अधिकार हैं। इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत महिला और बालकों के लिए कौन कौन से उपबंध प्रदान किए गए हैं? देखिएगा, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात करें तो संविधान का भाग कौन सा आता है? ये 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर यदि 15 को देखते हैं, अनुच्छेद 15(2) को यदि देखें अपन, तो अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत क्या व्याख्या की गई है? 15(2) में कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित होगा। देखो, अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित होगा। लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित, यानी कि सिंपल सी भाषा में यदि कहें कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। और समानता का अधिकार किन किन आधारों पर व्यक्ति को समानता प्रदान की गई है? 15 की अगर बात करें तो सामाजिक आधारों पर भेदभाव प्रतिबंधित है। अब उस सामाजिक आधारों पे आर्टिकल नंबर 15(2) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्याख्या है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 21 को देखें, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 देखो, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार चलता है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक चलता है, जिसमें अनुच्छेद 21 आता है। इसके अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या की जाती है, अर्थात जीवन जीने का अधिकार इसके अंतर्गत हमें दिया गया है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। दूसरा, इसी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत इस बात की व्याख्या की गई है कि महिलाओं को प्राइवेसी का अधिकार होगा। कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न यदि किया जाएगा तो वो दंडनीय माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत ही इस बात की व्याख्या की गई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है आर्टिकल नंबर
21 क, अनुच्छेद 21 क। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का प्रावधान जोड़ा गया। अर्थात ये मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे उन्हें अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इस बात की व्याख्या की जाती है आपके मौलिक अधिकारों में। पहली बात आती है आपकी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। 12 से 35 तक आर्टिकल इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत लिंग के आधारों पर भेदभाव प्रतिबंधित होगा। दूसरा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अर्थात जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 के में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 2010 से ये संपूर्ण राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। अर्थात वर्तमान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे बात करें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 23 और अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 और 24 में अनुच्छेद 23 क्या कहता है? 23 ये कहता है मानव दुर्व्यापार पर रोक होगी, अर्थात व्यक्ति का वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। मानव दुर्व्यापार पर रोक होगी। आर्टिकल नंबर 23 के तहत इस बात की व्याख्या मिलती है कि व्यक्ति का वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? 24 इस बात की व्याख्या करता है कि महिला एवं बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। महिला एवं बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। महिला एवं बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन्हें जोखिम भरे कार्य, जैसे यदि कोई संवेदनशील घटनाएं घटित होती हैं या खान होती हैं, ऐसे जो विशेष कार्य हैं जिनसे कि इनकी जान को ज्यादा खतरा रहता है, ऐसे कार्यों में इन्हें नहीं लगाया जाता है। ये आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान महिला एवं बच्चों के लिए संविधान में मिलते हैं। इसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत महिला एवं बच्चों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं संविधान के अंतर्गत, ये मौलिक अधिकारों से विषय। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में मिलता है। संविधान का भाग 4 आर्टिकल नंबर आपका 36 से लेकर के और 52 तक, 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान का भाग 4। इसके अंतर्गत देखिएगा आर्टिकल नंबर 39, ये क्या कहता है? ये कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होगा। समान कार्य के लिए समान कार्य का समान वेतन होगा। यानी कि महिला और पुरुष के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, यदि कोई समान कार्य करते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन का क्या होना चाहिए? प्रावधान होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 39 के तहत इस बात की व्याख्या हमारे को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत मिलती है। दूसरा आर्टिकल नंबर मिलता है आपका 42, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? देखिएगा
कि कार्य के लिए न्यायोचित दशा का प्रावधान किया जाएगा एवं महिला प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। कार्य के लिए न्यायोचित दशा का प्रावधान, कार्य के लिए न्यायोचित दशा का प्रावधान। दूसरा, इसी के तहत महिला प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। महिला प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 के तहत ये प्रदान की जाती है। 39 के अंतर्गत 39 के अंतर्गत समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। 42 के अंतर्गत कार्य के लिए न्यायोचित दशा का प्रावधान किया जाएगा और महिला प्रसूति सहायता का प्रावधान किया जाएगा। इसी के तहत आर्टिकल नंबर 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है। अनुच्छेद 44 सबसे महत्वपूर्ण, एक समान नागरिकता एवं सिविल संहिता का प्रावधान किया जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहां यह प्रावधान वर्तमान में किया गया है। एक समान नागरिकता और सिविल संहिता का प्रावधान, सिविल संहिता का प्रावधान होगा। आगे बात करें आर्टिकल नंबर 45, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? इसके अंतर्गत शिशु की देखभाल एवं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनिवार्य रूप से शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। दोस्तों, संविधान के द्वारा विशेष प्रावधान पहले से ही महिला एवं बच्चों के लिए कर दिए गए, जैसे आर्टिकल नंबर 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, जिससे कि उनकी जो मनोदशा है वो खराब ना हो, मन में किसी प्रकार की कोई कंठा पैदा ना हो। आर्टिकल नंबर 42 के अंतर्गत कार्य के लिए न्यायोचित दशाओं का प्रावधान किया जाएगा और महिला प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाई। ये राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली व्यवस्थाएं हैं। एक समान नागरिकता और सिविल संहिता का प्रावधान होगा। आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इस प्रावधान को जोड़ा गया। दूसरा, 73वां संविधान संशोधन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992-1993 के तहत ये क्या कहता है? देखो दोस्तों, संविधान के मूल में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है। किसका? पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में मिलता है कि राज्य अपने यहाँ पंचायतों का गठन कर सकती है। दूसरा, 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और इसी के तहत पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान में ये प्रक्रिया संचालित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अलावा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं इनके लिए? देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 4 क में और आर्टिकल नंबर 51 क के अंतर्गत। देखिएगा, संविधान का भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत ये बताया जाता है भाग 4 क के अंतर्गत, जैसे संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान थे उनके अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति के साथ में या किसी महिला एवं बच्चे के साथ में सामाजिक आधारों पर भेदभाव नहीं होगा।
स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होगा उनकी का। ऐसे ही संविधान के भाग 4 के और आर्टिकल नंबर 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें 51 ए ये क्या कहता है, ऐसी प्रथाओं का समाप्त किया जाएगा, ऐसी प्रथाओं को समाप्त करना होगा जो महिला विरोधी हैं, अर्थात वे प्रथाएं जिनसे महिलाओं की गरिमा को, उनके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचती है, ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। आगे इसी के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की संख्या संविधान के मूल में 10 थी, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है, अर्थात 6 से और 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा का प्रावधान होगा, अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलेगी, अनिवार्य रूप से शिक्षा का प्रावधान होगा। दोस्तों संविधान के मूल में 10 मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक माता पिता एवं उसके संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाएं। दूसरा, ये प्रावधान सन 2010 से संपूर्ण राज्यों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। तो दोस्तों हमने संविधान के तहत महिला एवं बच्चों के प्रावधानों को देखा कि एक तो देखा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, और दूसरा विषय देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, और तीसरा देखा था मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में। दोस्तों आपको बताते हैं कि संविधान ने पहले से ही हमारे लिए वो व्यवस्थाएं प्रदान कर दी जिससे किसी व्यक्ति का शोषण ना हो, हर व्यवस्था से वो बचता रहे, अव्यवस्था से बचता रहे। जैसे मौलिक अधिकार, अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्रदान की गई वे व्यवस्थाएं हैं जिनमें रहकर के व्यक्ति अपना विकास करता है, वही क्या है? अधिकार। राज्य के विरुद्ध अर्थात वाद योग्य अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के मूल में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को अभी स्थगित कर दिया गया है। संविधान के आर्टिकल नंबर 300 के अंतर्गत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण महिला और बाल अपराध से संबंधित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आर्टिकल नंबर 15 है कि सामाजिक आधारों पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इस बात की व्याख्या मिलती है कि राज्य अपनी नीतियों का, नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य अपनी नीतियों का निर्माण इस प्रकार करता है कि जिससे एक कल्याणकारी समाज की स्थापना हो सके। अब कल्याणकारी समाज की स्थापना करने के लिए राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा और उन नीतियों के तहत सबसे ज्यादा वो समाज के अंतर्गत महिला एवं बच्चों के लिए जो प्रावधान किए जाएंगे उन प्रावधानों के लिए विशेष महत्वपूर्ण व्यवस्था करेगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी समाज की स्थापना करने के लिए बाध्य होगा। इसके बाद में आता है आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि ऐसी हमारे लिए अधिकार भी दे दिया, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए भी दे गए। अब कर्तव्य क्या है? कर्तव्य हमारा समाज के लिए कुछ एक उत्तरदायित्व होता है, हमारे कुछ समाज के लिए कुछ विशेष कर्तव्य बताए जाते हैं। संविधान के मूल में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन वर्तमान में एक नया मौलिक कर्तव्य
86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसके तहत इस बात की व्याख्या की गई कि 6 से और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। ये बात संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य में दे दी गई और कहा कि प्रत्येक माता पिता एवं उसके संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से क्या दिलाएं, शिक्षा दिलाएं। इसके बाद में दोस्तों अपराध की बात करें हम कि अपराध क्या है। देखिएगा, अपराध की श्रेणी, अपराध को सीआरपीसी की धारा 40 के अंतर्गत व्याख्या की गई है कि अपराध क्या है। धारा 40 के अंतर्गत व्याख्या मिलती है कि अपराध क्या है। अपराध कई तरीके का होता है। यदि हम अध्ययन करें तो अपराध देखिएगा, सामाजिक अपराध भी होता है, सामाजिक अपराध, राजनीतिक अपराध, कानूनी अपराध, संवैधानिक अपराध, अर्थात सामाजिक नियमों का यदि हम उल्लंघन करते हैं या सामाजिक नियमों को हम तोड़ते हैं, समाज के द्वारा जो प्रावधान बनाए गए हैं, रीति रिवाज या अन्य कोई प्रावधान किए गए हैं, उन विषयों का हम यदि उल्लंघन करते हैं तो सामाजिक अपराध करते हैं। दूसरा राजनीतिक अपराध, यदि हम किसी भी राजनीति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था करते हैं या कोई अपराध करते हैं तो हम राजनीतिक अपराधी कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल यदि दें कि संविधान की अनुसूची आती है आपकी एक 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत व्याख्या की गई है दल बदल विरोधी, दल बदल विरोधी कानून। इसके अंतर्गत दल बदल क्या कहलाता है कि यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद में चुनाव जीता किसी पार्टी से और उसके बाद में किसी अन्य पार्टी में यदि सम्मिलित हो जाता है तो वह कहलाता है उसका दल बदल। यदि वो ऐसा करता है तो वो राजनीतिक अपराध करता है, हो सकता है उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाए। कानूनी अपराध किसे कहते हैं कि डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नियम बना दिए गए कि ये नियम है और इन नियमों पर रह करके आपको काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल यदि दें तो यदि गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं लगा कर चलोगे तो आप अपराधी होंगे और आपके लिए कानून तोड़ने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आगे बात करें संवैधानिक अपराधों की कि संवैधानिक अपराध क्या है। संवैधानिक गतिविधियों का या संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पर संवैधानिक अपराध माना जाता है, अर्थात भारत के संविधान की जो व्याख्या है उसे गलत तरीके से पेश करना, जैसे मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यदि हम किसी व्यक्ति को किडनैप करते हैं या अन्य कोई कारण से उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं तो संवैधानिक यानी संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जो अपराध होगा वो संवैधानिक अपराध होगा। ये सामाजिक अपराध, राजनीतिक अपराध, कानूनी अपराध और संवैधानिक अपराध होते हैं। दोस्तों, महिला और बाल अपराध से संबंधित जितने भी जो भी जैसे भी प्रावधान होंगे सारा अपन चर्चा करेंगे और कंटिन्यू क्लास रहेगी अपनी, और महिला बाल अपराध से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो सारे के सारे आपको डिटेल में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी और आगे वाली क्लास के अंतर्गत हम महिला और बाल अपराध से संबंधित जो भी विषयवार अपराध होंगे, सीआरपीसी, आईपीसी, उसके तहत क्या क्या धाराएं हैं, क्या अपराध करेंगे, उसके लिए क्या सजा का प्रावधान होगा, उस सारे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आप इस क्लास को अगर आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।